नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देर रात ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बड़ी खबर है। एक बार फिर से गुजरात मॉडल देश भर में जो सारा तरकीब अपनाई जा रही है ना, भ्रष्टाचार के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए और जुडिशियरी को, संविधान को ख़त्म करने के लिए, सबको गुजरात मॉडल कहिए। गुजरात हाई कोर्ट में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसको बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कि आज की एक दुखद खबर है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी नहीं रहे। वो बहुजन समाज से थे, ट्राइबल थे और ताकतवर नेता थे। कांग्रेस ने लगातार उनको प्रताड़ित किया, उसके बाद वो उससे दूर हुए। जबकि छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बगैर राजनीति नहीं चल सकती है। सोचिए, वहाँ 90% आबादी SC ST और ओबीसी की है। तो मैं मिला था एक अभी पिछले चुनाव में अजीत जोगी से, मायावती के साथ गठबंधन था। शानदार आदमी थे, कई नज़दीक से मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तो IAS रहे हैं, IAS के बाद राजनीति में आए, राजनीति के बाद मुख्यमंत्री भी रहें। तो उनको विनम्र हम लोग की तरफ से आदरांजलि और पूरी नेशनल दस्तक की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और बहुत दुखद खबर है। और इसके साथ एक और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि और पर श्रद्धांजलि। चौधरी चरण सिंह का जन्म बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरी मेरठ में चौधरी मीर सिंह के घर काली मिट्टी के अनघर और फूस के छप्पर वाली मरैया में 23 दिसंबर 1902 को हुआ। स्वाधीनता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। स्वतंत्रता के पश्चात वे राम मनोहर लोहिया जी के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए। चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद का पद 29 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी साहब ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिए। तो देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा हूँ। वो जाट समाज से थे, जो सर छोटू राम थे। और सर छोटू राम का पूरा आंदोलन देखिएगा, किस तरह से उनके पूरे आंदोलन में ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ आंदोलन था। और आपको बताऊं कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह किसानों को लेकर कितने बड़े। एक मैं कहानी सुन रहा था, एक बार चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे और अंबानी को लेकर बड़े आरोप लगे थे। अंबानी जब उसके यहाँ गए, धीरू भाई अंबानी, तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अगर तुमने गलती नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अगर गलती की है तो तुम बचोगे भी नहीं। तो किस तरह से RSS ने हिंदू मुस्लिम करके इस देश के किसान जातियों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। और किसान जातियों, खासकर जाट, गुर्जर और पटेलों की पूरी राजनीति, कुर्मी की राजनीति, कुशवाहा की राजनीति, जो किसान जातियाँ हैं, शेड्यूल कास्ट के पास कभी ज़मीन भी नहीं था, उनको तो अनटचेबल बना दिया था इस जातिवाद, वनवाद, मनुवाद ने। और OBC में कुछ जातियां थी जिनके पास जो शैक्षिक रूप से आज भी पिछड़ापन है, सामाजिक रूप से आज भी पिछड़ापन है, उनको मैं किसान जातियां बोलता हूँ। वो भले जनरल कैटेगरी में हो, लेकिन उनका शैक्षिक पिछड़ापन आज वही है। ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। और उनको OBC में आरक्षण है कई जगह पर। और उसी जाटों को BJP की सरकार ने गोली मारा हरियाणा में, जब वो आरक्षण मांग रहे थे केंद्र में। वही गुर्जरों को राजस्थान में गोली मारी गई, वही पटेलों को गुजरात में गोली मारी गई। और गोली मरवाने वाला सिर्फ एक था, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग। तो किस तरह से RSS ने हिंदू मुस्लिम करके किसानों के हक छीन लिए। और आज किसानों की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। सोचिए कि जो 20 लाख करोड़ का सो कॉल्ड लॉकडाउन में जो घोषणा हुई है, वो भी ख़त्म हो गया। उसमें किसानों को क्या मिला मुझे नहीं पता। किसानों की कुर्की जब्ती हो जाती है। अभी पिछले साल के दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया था जिस तरह से। तो चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल हों, ये तमाम किसान बड़े नेता थे। और अब जाटों की राजनीति लगभग ख़त्म हो गई है, किसानों की राजनीति खत्म हो गई है, गुर्जर समाज की राजनीति खत्म हो गई है, पटेल समाज की राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि उनकी राजनीति पूरी किसान को लेकर थी। ये अन्नदाता हैं, ये देश का पेट भरते हैं, ये देश के सेना के जवानों का पेट भरते हैं। अगर ये खेती न कर, ये मार्शल कास्ट होते हैं, इनके बाहुबल में ताकत होती है, किसान जाते हैं, गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। लेकिन इनको किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दिया गया है। काश फिर कोई सर छोटू राम आता, काश कोई फिर चौधरी चरण सिंह आते, काश फिर कोई सर छोटू राम आते, काश कोई फिर चौधरी चरण सिंह आते, काश फिर कोई गुर्जर समाज से आता, कोई पटेल समाज से आता और इस पूरे आंदोलन को आगे ले जाता। तो आज उनकी पुण्यतिथि थी। 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म हुआ और 29 मई आज ही के दिन 1987 को उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। एक अमेरिका की कहानी सुनाऊंगा, जातिवाद कैसे काम करता है, थोड़ा और समय लूँगा आपको। लेकिन उससे पहले गुजरात हाई कोर्ट की खबर सुन लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से गुजरात में 2 जजों की एक बेंच थी। 2 जजों की जो बेंच थी ना, 28 मई को गुजरात के चीफ जस्टिस ने नया आदेश निकालकर गुजरात हाई कोर्ट से जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस इलेश J बोहरा की बेंच बदल दी है।
नई बेंच में अब खुद गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे बी परदीवाला होंगे। इसके अलावा क्राइसिस के मामलों की जो दूसरी बेंच बनाई गई है, जिसमें बनाई गई है जस्टिस इलेश जो बेहरा को उसमें भेज दिया गया है, जहां वह जस्टिस आर एस छाया के साथ मामले की सुनवाई करेंगे। तो जस्टिस जे बी बेहरा वही जज हैं जिन्होंने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों, गरीब मरीजों और सरकारी व्यवस्था पर गुजरात हाईकोर्ट ने मई के महीने में कई सारे कालजयी आदेश और निर्देश दिए थे। प्रवासी मजदूरों की मुसीबतों पर भारी सरी अदालतों में सबसे पहले संज्ञान लेने वाले में से इनकी एक बेंच थी और कह सकते कि पहली भी थी। इन्होंने अस्पतालों में जो बुरी स्थिति है उस पर छापा मारने के आदेश दिए थे। अब आपको दिल्ली हाईकोर्ट में जजों का सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से हो रहा है, अभी हमारे एक चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं वो क्या बन गए साहब, राज्यसभा चले गए। और शेड्यूल कास्ट के जस्टिस कर्नन जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया उनको जेल भेजना पड़ा। और यहाँ तक कि जो शेड्यूल कास्ट के एक और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे पहले, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। तो ये इस देश की हकीकत है। और अब सोचिए, जातिवाद आप लोग कहते हैं कि भारत में, अमेरिका की बात बता रहा हूँ जहाँ नस्लीय टिप्पणी करना पनिशेबल ऑफेंस है, जहाँ के श्वेत समाज ने बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाई है, वहाँ बता रहा हूँ क्या हो रहा है। एक आंदोलन चल रहा है जिस आंदोलन का नाम है ब्रेथ आई कांट ब्रेथ, आई कांट ब्रेथ, आई कांट ब्रेथ। घटना एकदम जल्दी से बता दे रहा हूँ। अमेरिका के मिनियापोलिस में बवाल मचा हुआ। एक काले अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड को कुछ दिन पहले पुलिस वालों ने बेदर्दी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान जॉर्ज जमीन पर गिर पड़े और एक गोरा अफसर उनकी गर्दन पर चढ़ गया घुटनों के बल। इस घटना का एक वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोरे अफसर ने अपने घुटने का पूरा भार जॉर्ज की गर्दन पर डाला है और उसे दबाए रखा। जॉर्ज बार बार कह रहा है आई कांट ब्रेथ, आई कांट ब्रेथ, लेकिन पुलिस वाला अपना घुटना नहीं उठाता है। वीडियो बना रहे लोगों भी कहते हैं कि मर जाएगा, लेकिन पुलिस वाला घुटना उठाना तो दूर, अपनी शरीर हिलाता तक नहीं। ये सब रिकॉर्ड है। थोड़ी देर में जॉर्ज की आवाज़ बंद हो जाती है, तब मेडिकल को बुलाया जाता है। मेडिकल टीम 10 से 5 मिनट में आती है। तब तक पुलिस वाला अपना घुटना उस आदमी के गर्दन पर बनाए रखता है। मेडिकल टीम आते ही जॉर्ज की गर्दन चेक करती है। जॉर्ज मर चुका है। उसकी लाश लाद कर एम्बुलेंस में चढ़ाई जाती है। घटना के वीडियो वायरल होता है। उन चारों पुलिसकर्मियों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट, नो सस्पेंशन, टर्मिनेट कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश राष्ट्रपति की तरफ से आते हैं। अब मिनियापोलिस में कोरोना के बावजूद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगजनी हुई। आप कहेंगे अरे ये घटना ही तो हुई है, तो बताते चले कि कुछ दिन पहले एक काले लड़के को पार्क में दौड़ते समय पुलिस ने रोककर गोली मार दी। इस घटना का भी वीडियो है। अमेरिका में सड़क पर पुलिस के गोलियों के शिकार होने वालों में एक बड़ी संख्या काले लोगों की ही क्यों है, ये सवाल काले लोग लगातार पूछ रहे हैं। जबकि मज़ेदार बात यह है कि स्कूलों में और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बंदूकें लेकर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले में आज तक शायद ही कोई काला अमेरिकी मिला हो। किसी ने जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में पूछा था तो सोचा बताता चलो। जॉर्ज फ्लॉयड के लिए प्रदर्शन हो रहा है। सोचिए ये अमेरिका की हालत है। मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई। भारत में आए दिन रोज़ SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ मर्डर, हत्या, बलात्कार, रेप, पुलिसिया तांडव। FIR नहीं लिखना होता है, लेकिन हम एक समाज के तौर पे एकजुट नहीं है, इसलिए हम दबाव नहीं बना पाते हैं। हम SC ST एक्ट बचा पाते हैं आंदोलन की वजह से। हम सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला निरस्त करने के लिए बाध्य करते हैं। रोस्टर बचा पाते हैं। लेकिन सोचिए कि जब अमेरिका में ये हालत है, भारत में तो रोज़ होता है। यहाँ मेरे पास 1000 से ज़्यादा कॉल आते हैं कि हमारा डिस्प्यूट है, हमारा FIR नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तो ये है हकीकत। और इससे लड़ने के लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और संवैधानिक तरीके से आपको जो संविधान में अधिकार है, जब तक आप डरेंगे, आप सीधा मामला देखिए, मैं ये लड़ाई अपने लिए लड़ रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मेरे बाप ने ये लड़ाई लड़ी होती तो मुझे नहीं लड़ना पड़ता। और अगर मैं भी नहीं लड़ूंगा तो मेरे बच्चों को लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो वो भी। तो जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी नस्लें गूंगी कर दी जाएंगी। इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था, माफ़ कीजिएगा, मार्टिन लूथर ने कहा था, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग नहीं सकते तो आवाज़ उठाओ। मुझे नहीं याद है कि बाबा साहब का कोट है या मान्यवर कांसी राम साहब का कि या तो लड़ो, नहीं लड़ सकते तो लड़ने वाले की मदद करो, मदद भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी हौसला अफजाई करो। तो ये समाज के तौर पे आपको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जो शोषण करने वाला है, लेकिन सोचिए शोषण करने वाला जो है उसके हाथ में सब कुछ, सारी ताकत होती है, और वो अपने मीडिया के दम पर अपने गलत को भी सही ठहराता है। और भारत की मीडिया तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सम्मान की ज़िंदगी जीनी है तो इस देश के संविधान को बचाना होगा। और जब संविधान बचेगा तभी आप डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर पाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो जगदेव बाबू ने कहा था, एक पीढ़ी मरती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, तीसरी पीढ़ी राज करती है। तो किसी कीमत को न कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश को बेहतर बनाने के लिए, मानवता के लिए हम सबको गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और ये हमें संविधान अधिकार देता है। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। थोड़ा लंबा हो गया है, आपको बोर करेगा क्योंकि दूसरे विंडो में तस्वीरें नहीं है, लेकिन समझिए कम संसाधन में हम
जो कर पा रहे हैं वो आपके पास ला रहे हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।